हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की आज की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश ने भारत के बीएसएफ के जवानों को बहुत बड़ी गिदड़ भभकी दे दी है। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन से दोस्ती के बीच भारत को अकड़ दिखाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेशी बीजीबी के द्वारा बताएंगे क्या है बड़ी खबर, बीएसएफ पर क्यों भड़का ये बांग्लादेश। तो वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तान में लागू करेंगे इस्लामिक राज, आत्मघाती हमले के बाद भड़का तालिबान अब शहबाज सरकार की खैर नहीं, बताएंगे करने क्या वाले हैं ये तालिबानी। तो वहीं मणिपुर को लेकर अमित शाह जी ने ले लिया बहुत बड़ा फैसला। साथ ही आपको बताएंगे जिस ताइवान को कब्जाना चाहता है चाइना, उसी ने दे दिया उसको तगड़ा वाला झटका, मुंह ताकते रह गए जिनपिंग जी। हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे अगर आपके पास कोई भी वाहन है दोस्तों, तो एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जानना बेहद जरूरी। आपको सारी जानकारियां विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत को आंख दिखाने वालों को अब जवाब देने का टाइम आ गया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश ने भारत के बीएसएफ को दे दी बहुत बड़ी गीदड़ भभकी। कहा सीमा पर हत्याएं जारी रही तो हम भी रुकने वाले नहीं है, हम भी एक्शन लेंगे। जी हां, बांग्लादेश ने सीमा पर अवैध घुसपैठियों और तस्करों पर भारत के सीमा सुरक्षा बल बोले तो बीएसएफ की कार्यवाहियों पर गीदड़ भभकी दी है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बोले तो बीजीबी ने शनिवार को कहा कि आगे की घटनाएं सख्त प्रतिक्रिया को बढ़ावा देंगी। बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ फजमा सिद्दीकी ने आज कहा कि हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं और किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर ये जारी रहा तो इस बात पर गंभीर सवाल खड़े करेगा कि हम बांग्लादेश में अवैध भारतीय घुसपैठ को कैसे संभालते हैं। दोस्तों, कॉक्स बाजार में ध्वजारोहण कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि हत्याएं कभी भी सीमा मुद्दों का समाधान नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, उनकी ये टिप्पणी बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद अल अमीन की शुक्रवार को घुसपैठ के दौरान बीएसएफ की कार्यवाही में मारे जाने के एक दिन बाद आई है। जब बीएसएफ ने उन लोगों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने जबरन भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया और बीएसएफ पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद बीएसएफ ने रबड़ की गोलियां चलाई। बांग्लादेश का आरोप है कि रबड़ की गोलियों से अल अमीन घायल हो गया, जहां करीब रात 9 बजे उसकी मौत हो गई। बहरहाल इन घुसपैठियों पर रोक लगाने के बावजूद बांग्लादेश उल्टा भारत को ही धमकी देने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं न कहीं बांग्लादेश की गलत धारणाएं और गलत नीतियों को उजागर करता है। ये दर्शाता है कि कैसे बांग्लादेश दूसरे देशों का समर्थन लेकर भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है, जो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं बता दे, आत्मघाती हमले के बाद भड़क गया तालिबान, कहने लगा अब शहबाज सरकार की खैर नहीं, पाकिस्तान में लागू करके रहेंगे इस्लामिक राज। जी हां, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के नौशहरा जिले में हुए एक आत्मघाती हमले में मौलाना हामिद उल हक की मौत के बाद तालिबान भड़का हुआ है। मौलाना हामिद उल हक दारुल उलूम हक्कानिया के उप प्रमुख थे। उनकी मौत के बाद मौलाना रशीद उल हक को दारुल उलूम हक्कानिया का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। दारुल उलूम हक्कानिया पाकिस्तान में तालिबान का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। अपने पिता के नमाजे जनाजे के बाद मौलाना अब्दुल हक सानी ने पाकिस्तान में इस्लामी व्यवस्था लागू करने की कसम खाई। जामिया दारुल उलूम हक्कानिया अकोरा खट्टक में अपने पिता के अंतिम संस्कार में हजारों समर्थकों की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में इस्लामी व्यवस्था लागू करेंगे, पाकिस्तान किसी का नहीं है, ये पाकिस्तान हमारा है, हम अपने शहीदों के खून का बदला लेंगे। यानी कि दोस्तों, इस आत्मघाती हमले में मौलाना हामिद उल हक की मौत के बाद तालिबान ने कह दिया है कि पाकिस्तान में इस्लामिक राज लागू कर रहेंगे, अब शहबाज सरकार की खैर नहीं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बड़ा आदेश मणिपुर को लेकर, जहां पर मणिपुर के सभी रास्ते खोल दिए जाएं, नशा के जितने भी नेटवर्क है वो खत्म होने चाहिए। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार को दिल्ली में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने और अवैध हथियारों को वापस करने पर विशेष ध्यान दिया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ये पहली सुरक्षा समीक्षा बैठक थी। 2023 से जारी जातीय हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह जी ने मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर जानकारी ली। मुख्य रूप से बैठक का फोकस मई 2023 से पहले जैसी सामान्य स्थिति बहाल करने और सभी समूहों द्वारा रखे गए अवैध और लूटे गए हथियारों को लौटाने पर था। जी हां, अमित शाह जी ने मणिपुर में 8 मार्च से जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि रास्तों में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा उन्होंने मणिपुर से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के काम को जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया। अमित शाह जी ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए नशे के कारोबार में लिप्त नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने की भी बात कही। दोस्तों, वहीं
बता दें, बांग्लादेशी छात्रों ने बनाई अपनी राजनीतिक पार्टी एनसीपी। पहले ही दिन भारत के खिलाफ दे दिया बड़ा बयान। दोस्तों, बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ कर देश छोड़कर भागने को मजबूर करने वाले छात्रों ने अपनी एक नई पार्टी एनसीपी का गठन किया है। इसके साथ ही बांग्लादेशी छात्रों ने पहले ही दिन भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। जुलाई अगस्त 2025 में हसीना के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र समूह ने शुक्रवार को एक राजनीतिक दल के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि अब देश में भारत और पाकिस्तान समर्थक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होगी। इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आने वाले समय में और अधिक कड़वाहट होने की आशंका है। भेदभाव के खिलाफ छात्र यानी एसएडी ने ढाका के माणिक मियां एवेन्यू में एक रैली आयोजित की और जातीय नागरिक पार्टी या राष्ट्रीय नागरिक पार्टी एनसीपी गठित करने का फैसला किया। इसके संयोजक जुलाई अगस्त विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक नाहिद इस्लाम है। छात्र नेताओं ने इस कार्यक्रम में एक घोषणा भी जारी किया जिसमें कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा वेटिकन और पाकिस्तान के राजनयिकों ने भी हिस्सा लिया। दोस्तों, वहीं आपको बता दें अगली खबर, जहां पर आईएमएफ ने कर दिया भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान। कह दिया अगले साल भी भारत रहेगा इस नंबर 1 पोजीशन पर। जी हां, देश की इकोनॉमी को लेकर सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम एजेंसियों को भी काफी भरोसा है। सभी का मानना है कि वित्त वर्ष 2016 में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ दुनिया में नंबर 1 के पायदान पर रह सकती है। साथ ही साल 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की ओर से ये भरोसा जताया गया है। आपको बता दें दोस्तों, आईएमएफ ने कहा कि भारत मजबूत निजी निवेश और व्यापक आर्थिक स्थिरता के दम पर 2025-26 में 6.5% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर्ज करके सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा। आईएमएफ ने कहा कि भारत का मजबूत आर्थिक प्रदर्शन संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है जो देश को 2047 तक उन्नत अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐसे में आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत देश को आगे ले जाते हुए उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए थैंक यू मोदी जी कहना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां जिस ताइवान को कब्जाना चाहता है चाइना, उसी ने दे दिया उसको तगड़ा झटका। मुंह ताकते रह गए जिनपिंग। जी हां दोस्तों, ताइवान ने 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन यूनिवर्सिटी को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया और इन्हें चीन की राष्ट्रीय रक्षा के साथ पुत्र कहा जा रहा है। देश के प्रमुख दैनिक ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान के शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने की थी, जिसके बाद इन्हें चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंप दिया गया। ताइवान के शिक्षा मंत्री चेंग यिंग याओ ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की रक्षा के लिए ताइवानी विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को इन 7 चीनी यूनिवर्सिटी के साथ किसी भी शैक्षणिक गतिविधि या आदान प्रदान में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है। ताइवानी मंत्री ने आगे कहा है कि यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि ऐसे आदान प्रदान से अनजाने में कई महत्वपूर्ण ताइवानी तकनीकों की चोरी हो सकती है। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस के बाद जेलेंस्की ने कहा कि पहले सुरक्षा की गारंटी दे फिर करेंगे खनिज समझौते पर हस्ताक्षर। जी हां, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन शांति चाहता है लेकिन बिना सुरक्षा गारंटी के न्याय संगत और अस्थायी शांति संभव नहीं है। जेलेंस्की का यह बयान रूस के साथ चल रहे युद्ध में संघर्ष विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शुक्रवार को तीखी बहस के बाद आया है। जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में रशिया के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के समर्थन के लिए आभार जताया, लेकिन साथ ही अपने पक्ष में मजबूत अमेरिकी स्थिति का भी आग्रह किया। उन्होंने रशिया को दुश्मन बताते हुए आशंका जताई कि वो फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन कर सकता है, जैसा कि रशिया ने पिछले 10 वर्षों में 25 से 30 बार किया है। जेलेंस्की ने कहा कि हम खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, जो यूक्रेन और अमेरिका के बीच विवाद की जड़ है। हालांकि उन्होंने इस बात की गारंटी मांगी है कि अमेरिका यूक्रेन के पक्ष में है। सुरक्षा गारंटी के बिना युद्ध विराम यूक्रेन के लिए खतरनाक है। तो वहीं दोस्तों, इस झड़प के बाद यूक्रेनी जनता ने कहा कि जेलेंस्की शेर की तरह डोनाल्ड ट्रंप से लड़े, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वो किस बात से डर रहे हैं। दरअसल व्लादिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप में हुई तीखी बहस के बाद यूक्रेन में जेलेंस्की के समर्थन में जबरदस्त माहौल बन गया। यूक्रेनी जनता ने अपने राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को देश के हितों का मजबूती से बचाव करने वाला सच्चा नेता बताया। यूक्रेन में ज्यादातर लोग इस बहस से ज्यादा परेशान दिखाई नहीं दिए। लोगों का मानना है कि जेलेंस्की ने दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता के सामने डटकर अपने देश का पक्ष रखा और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा की। कीव की 67 वर्षीय रिटायर्ड महिला नतालिया सेरहियेनको ने कहा कि जेलेंस्की शेर की तरह लड़े। ये काफी अहम मुलाकात थी, लेकिन जेलेंस्की ने यूक्रेन के हितों की पूरी मजबूती से रक्षा की। हालांकि एक मजबूत साझेदार अमेरिका अब नहीं बन पाएगा। कीव
कीव का इस बात को लेकर उन्होंने टेंशन भी जताया। तो वहीं दूसरी ओर इस विवाद पर ईयू के कमिश्नर ने भी बड़ा बयान दिया, कहा यूक्रेन के राष्ट्रपति से व्यवहार का ये सही तरीका नहीं था। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को तीखी बहस को लेकर यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर एंड्रियस कुबिलियस ने ट्रंप प्रशासन की आलोचना की। साथ ही साथ कहा कि ये एक ऐसे देश के राष्ट्रपति के साथ व्यवहार करना सही तरीका नहीं था जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। दोस्तों, इस तीखी बहस के लिए आप लोग किसको दोषी ठहराना चाहते हैं? आपके हिसाब से किसका व्यवहार सही नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप का या फिर वोलोडिमीर जेलेंस्की का उस मीटिंग में? देखते हैं भारत की जनता अपना क्या पक्ष और क्या राय देती है। साथ ही साथ सबसे बड़े सवाल जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर खड़े हो रहे हैं कि जब 40 दिन की चौधराहट में दुनिया को इन्होंने झकझोर दिया तो ये 4 साल में क्या करके मानेंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप? दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के जस्ट 2 महीनों में ही इतनी गर्माहट पैदा कर दी, तो 4 साल कैसे बीतेंगे? वहीं अगली खबर बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, कहा 56 इंच का सीना। लेकिन भारत को F-35 लड़ाकू विमान बेचने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की एक पक्षीय घोषणा पर चुप्पी साध लेते हैं। दोस्तों, AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी पर गंभीर इल्जाम भी लगाए हैं। ओवैसी ने इल्जाम लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 56 इंच का सीना होने का दावा करते हैं, लेकिन भारत को F-35 लड़ाकू विमान बेचने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की एक पक्षीय घोषणा पर चुप्पी साध लेते हैं। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर AIMIM मुख्यालय में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर समाजवादी पार्टी नेताओं के खिलाफ मुख्यमंत्री की टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। आदित्यनाथ जी ने कहा था कि सपा नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन चाहते हैं कि दूसरों के बच्चे उर्दू सीखे और मौलवी बने। हाल ही में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी की ट्रंप के साथ हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी को F-35 बेचेंगे, ट्रंप फैसला करेंगे या हम तय करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना होने का दावा करते हैं वहां चुप खड़े थे। हमारे बारे में फैसला करने वाले ट्रंप कौन होते हैं? श्रीमान मोदी, हम तय करेंगे कि हमें F-35 चाहिए, यूरोपीय लड़ाकू विमान चाहिए या क्या चाहिए। आपने वहां उनकी बात कैसे सुनी? ऐसे में दोस्तों, ओवैसी का इस भड़काऊ बयान पर आपकी क्या राय है? दोस्तों, वहीं अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में नमाज पढ़ने पर गिरफ्तार किए गए 23 अहमदिया मुस्लिम। पुलिस ने कहा इस्लामिक भावनाओं को पहुंचाई गई है ठेस। जी हां, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय के 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों को शुक्रवार की नमाज अदा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पाकिस्तान में उनके लिए कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है। दरअसल पुलिस को कॉल करके बताया गया कि अहमदिया समुदाय के 27 लोग सियालकोट के दासगाह में प्रार्थना करने की जगह पर जुम्मा की नमाज अदा कर रहे थे, जो लाहौर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस अधिकारी मोहम्मद तंजिल ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा कि अहमदिया समुदाय के प्रार्थना कराने वाले नेता अरशद शाही शुक्रवार को उपदेश दे रहे थे और इस्लाम से संबंधित आयतें पढ़ रहे थे और मौके पर मौजूद अहमदी समुदाय लोग उन्हें सुन रहे थे। वहीं बता दें, टेस्ला भारत के इस शहर में खोलने जा रही पहला शोरूम, हर महीने का किराया जान उड़ जाएंगे होश। दरअसल अरबपति एलोन मस्क की टेस्ला का भारतीय ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार है। कंपनी ने भारत में अपने पहले शोरूम के लिए एक जगह तय कर ली है। शोरूम का हर महीने का किराया जानकर आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, SET.com के सूत्रों के मुताबिक टेस्ला मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मेकर मैक्सिटी में अपना पहला शोरूम खोलने जा रही है। इसका हर महीने का किराया 35 लाख रुपए होगा। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक कार शोरूम करीब 3000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला होगा और मेकर मैक्सिटी में कमर्शियल टावर के ग्राउंड फ्लोर पर यह स्थित है। इस वजह से इस जगह के लिए कुछ कार पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। BKC देश का सबसे महंगा कमर्शियल रियल एस्टेट हब है। जी हाँ, वही बता दें, बांग्लादेश आकर अपने लोगों को दिलाऊंगी इंसाफ। जी हाँ, शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को बड़ी चुनौती, ढाका की राजनीति में मचने वाली है हलचल। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि बांग्लादेशी छात्रों ने अपनी नई राजनीतिक पार्टियां बनाई है। इसी बीच शेख हसीना को लेकर भी बड़ी खबर है। दोस्तों, शेख हसीना ने दिल्ली में रहते हुए कहा कि वो जल्दी ही अपने वतन वापस जा सकती है। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर देश की व्यवस्था को पटरी से उतार देने का आरोप लगाया है। भारत से एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि वो ढाका लौटकर यूनुस के गैर कानूनी कामों की जांच करवाएंगी और लोगों को न्याय दिलवाएंगी। सबसे ज्यादा समय बांग्लादेश की PM रही हसीना ने देश में भारी विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद 5 अगस्त 2024 को ढाका छोड़ दिया था और भारत आ गई थी। उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊंगी और सबकी जांच होगी। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने आतंकवादियों को खुला छोड़ दिया है। वे लोगों को मार रहे हैं और सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश के संस्थानों पर अवैध कब्जा कर लिया है। मैं वापस आकर अपने लोगों को इंसाफ
दिलवाऊंगी। तो वहीं आपको अगली खबर बता दें, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी और यूरोपीय आयोग अध्यक्ष की बैठक, चीन की सैन्य ताकत पर सतर्कता, सुरक्षा क्षेत्र में नया कदम। जी हाँ, भारत और यूरोपीय संघ यानी EU ने शुक्रवार को एक नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर काम करने का फैसला किया है। ये साझेदारी विशेष रूप से क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के मद्देनजर अहम मानी जा रही है। दोनों पक्षों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की, जो वैश्विक कानून और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित होगा। अगली खबर आपको बता दें, जहां वोकल फॉर लोकल अभियान अब रंग ला रहा, भारत दुनिया के कारखाने में के रूप में उभर रहा है। पीएम मोदी का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शनिवार को कहा कि उनका वोकल फॉर लोकल अभियान अब रंग ला रहा है, क्योंकि भारतीय उत्पाद वैश्विक हो रहे हैं और दुनिया भर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मोदी जी ने NXT सम्मेलन में न्यूज एक्स वर्ल्ड चैनल के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि दुनिया दशकों तक भारत को अपने बैक ऑफिस के रूप में देखती रही, लेकिन देश अब दुनिया के कारखाने के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत कार्यबल नहीं बल्कि एक विश्व शक्ति है। उन्होंने कहा कि देश सेमीकंडक्टर और विमान वाहक पोत बना रहा है तथा इसके मखाना और बाजरा जैसे सुपर फूड, बोले तो न्यूनतम कैलोरी और अधिकतम पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ को सुपर फूड कहा जाता है। साथ ही आयुष उत्पाद तथा योग को दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक प्रमुख ऑटोमोबाइल उत्पादक बन गया है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां तुर्की में थम गई 40 साल पुरानी जंग, कुर्दो आतंकी संगठन ने हथियार डाले अलग, देश की लड़ाई में अब तक 40,000 मौतें। दोस्तों, तुर्की में कुर्द अलगाववादी और सरकार के बीच 40 साल से जारी संघर्ष खत्म हो गया है। आतंकी संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, बोले तो PKK ने के उग्रवादियों ने तुर्की के साथ सीज फायर की घोषणा कर दी है। एक दिन पहले ही जेल में बंद PKK नेता अब्दुल्ला ओकलान ने संगठन को भंग करने की आदेश जारी किया था। PKK के ओकलान का हवाला देते हुए कहा कि शांति और लोकतांत्रिक समाज के लिए हमारे नेता के आदेश पर हम आज से सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं। PKK की उत्तरी इराक में मौजूद शाखा ने कहा कि हम भी सीज फायर का पालन करेंगे। जब तक हम पर हमला नहीं किया जाता तब तक हमारी सेना भी कोई हिंसक कार्रवाई नहीं करेगी। वहीं बता दें, भारत में मिले रूसी और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और सुनीता विलियम्स को भेज दी सेल्फी। साथ में क्या आया जवाब, बता दें, भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने पिछले साल 5 जून को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बोइंग स्टार लाइनर से उड़ान भरी थी और उसके बाद से ही स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी समस्याओं के कारण फंसी हुई है। अब 3 IAS अभियानों में शामिल रहे अंतरिक्ष यात्री ओलेग ओर्टिमिएव ने भारत में अंतरिक्ष यात्री माइक मैजिमिनो से मुलाकात की। दोनों ने एक सेल्फी ली और उसे सुनीता विलियम्स को भेज दिया, जहां से जवाब आया कि हम बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ने उनसे कहा कि वे मार्च में उससे मिलने के लिए उत्सुक हैं। अगली खबर आपको बता दें, जहां आखिरकार INS तमल से इतना क्यों घबरा रहा है पाकिस्तान, वे खतरनाक मारक क्षमताएं जिनसे बेचैन है पड़ोसी मुल्क। बता दें, अब पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के टूटने का डर है और इस डर की वजह भारत है। भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। समंदर में भारत को रशिया से एक ऐसा अदृश्य हथियार मिलने वाला है जिसकी खबर से पाकिस्तान में खौफ पसर गया है। पुतिन के देश में इसकी टेस्टिंग चल रही है और पाकिस्तान को लगता है कि भारत की ये तैयारी पाकिस्तान को खंड खंड करने के लिए है। भारत की रक्षा क्षेत्र में नई उपलब्धि पाकिस्तान के लिए हमेशा दहशत की नई लहर लेकर आती है। भारतीय नौसेना को जल्द ही दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल मिलने जा रहा है। रूस में तैयार किया गया ये वॉरशिप भारतीय नौसेना के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमेशा की तरह भारत की नई ताकत की खबर सुनते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है, हड़कंप मच गया है। तो वहीं दोस्तों, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का सबसे बड़ा ऐलान, छात्रों को गणित में कुशल बनाने के लिए शुरू करेंगे मुफ्त योजना। जी हाँ, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति छात्रों को गणित विषय में निपुण बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए एक मुफ्त योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। सुनक दंपति ने शनिवार को ऐलान किया है कि वे इंग्लैंड में बच्चों और युवाओं में गणित कौशल को निखारने पर केंद्रित एक नई परोपकारी संस्था शुरू करने की योजना बना रहे हैं। रिचमंड प्रोजेक्ट की शुरुआत इस साल के अंत में की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें, बिहार में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 2 IAS समेत 16 अधिकारियों का तबादला, 4 डिप्टी SP भी बदले गए। जी हां, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों और बिहार प्रशासनिक सेवा के 16 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सचिव निर्मल कुमार 2011 बैच को स्थानांतरित करते हुए रोहतास के सासाराम नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की संयुक्त सचिव सहिला को स्थानांतरित करते हुए प्राथमिक शिक्षा का निर्देशक बनाया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही गृह विभाग ने 4 पुलिस उपाधीक्षकों का तबादला कर दिया है। शनिवार की देर शाम विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई। तो वहीं नीतीश कुमार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री, चिराग पासवान ने किया दावा। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। चिराग ने दावा किया है कि साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में भाजपा नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत के बाद JDU अध्यक्ष नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पासवान ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वो कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने का स्वागत करेंगे। उन्होंने
राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इस दावे की आलोचना की है कि उन्हें निशांत को राजनीति में आने से रोकने के लिए साजिश रची जा रही है। अगली खबर आपको बता दें, जहां 31 मार्च से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा ऐलान। दोस्तों, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण को रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक 1 अप्रैल से दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो जाएगा। दरअसल दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सिरसा ने अधिकारियों के साथ एक मैराथन मीटिंग की थी। इस मीटिंग में प्रदूषण को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और कई फैसले लिए गए। सिरसा ने बैठक के बाद कहा कि प्रदूषण बढ़ाने वाली 15 साल पुरानी गाड़ियों को दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए उन्होंने आखिरी तारीख भी बता दी। उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद 15 साल पुरानी गाड़ियों को फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा। इसी के साथ एक टीम का भी गठन किया जाएगा जो 15 साल पुरानी गाड़ियों को ढूंढेगी और दिल्ली से बाहर निकालेगी। उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल पंप पर भी ऐसे गैजेट्स लगाएंगे जो 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की पहचान करेंगे और उन्हें पेट्रोल डीजल नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या निजी राय है, बताइएगा जरूर, क्योंकि ये फैसला वाकई में जन के हित में लिया जा रहा है। वहीं 1 मार्च से लागू हो रहे हैं ये बड़े 6 बदलाव। यूपीआई के नए नियम, 14 दिन रहेंगे बैंक बंद, एलपीजी सिलेंडर होगा महंगा। जी हाँ, 1 मार्च 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हो चुका है जो सीधे आपके वित्तीय लेन देन और दैनिक जीवन पर असर डाल सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम से लेकर यूपीआई के नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 6 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिससे अब सिलेंडर की कीमत 1803 रुपए हो गई है। वहीं जेट ईंधन की कीमत में मामूली 0.23% की कमी आई है। साथ ही यूपीआई के नए नियम लागू किए गए हैं। 1 मार्च से यूपीआई में बीमा प्रीमियम पेमेंट को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए एक नई सुविधा जोड़ी गई है। बीमा एएसबी यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट के जरिए लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर अब अपने प्रीमियम पेमेंट के लिए पहले से ही पैसे को ब्लॉक कर सकेंगे। पॉलिसी होल्डर की अनुमति के बाद भुगतान किया जाएगा। तो वहीं अगर आपका पीएनबी में अकाउंट है तो पीएनबी में 2 साल तक कोई लेन देन ना होने पर अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस स्थिति से बचने के लिए आपको केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और इस महीने आपको बता दें 14 दिन बैंक जो है वो बंद रहने वाले हैं। तो ये कुछ थी आज की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, आप लोग कमेंट में अवश्य लिखकर बताइएगा कि आपको खबरें कैसी लगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।